हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान से अध्याय 3 अणु और परमाणु के MCQ यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस पाठ का पूरा सार लेकर आए हैं। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा, जब परमाणु और परमाणु मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अणु। तो इसका राइट आंसर है अणु। चलिए, अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु वो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी परमाणुकता 2 होती है। चलिए, तो इसका ऑर्गन और हीलियम इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा बा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है, 2 होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो हमें लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है MgCl2। क्या है दोस्तों इसका, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए, अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखिए। अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखना है। तो चलिए, इसका राइट आंसर है हमारा NH4 ट्वाइस, कोष्टक बंद, SO4, अमोनियम सल्फेट। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा A नंबर का। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो हमें बताना कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। चलिए, अगला क्वेश्चन है आवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या है। तो जो आवोगाद्रो स्थिरांक है उसमें परमाणु की संख्या है। तो कितना होता है दोस्तों, तो परमाणु की संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा A नंबर का है, 6.022 गुणा 10⁻23। चलिए, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता होती है। तो हमें बताना है नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता कितनी होती है। तो नाइट्रोजन अणु होता है दोस्तों द्विपरमाणुक। तो राइट आंसर इसका बा, द्विपरमाणुक। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा जिंक धातु का प्रतीक है। तो हमें बताना है कि जिंक धातु का प्रतीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर है जिंक का, तो जिंक का Pb होता है लेड का, Si होता है सिलिकॉन का, यूरेनियम, और इसके बाद बचा हमारा कौन सा, Zn। तो Zn होता है हमारा जिंक का। तो राइट आंसर हमारा जिंक। चलिए, अगला परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो हमें बताना कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो चलिए, इसका राइट आंसर हमारा किसने किया था, परमाणु, सबसे पहले परमाणु नाम दिया था
जॉन डाल्टन ने परमाणु जो सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान होता है। दोस्तों बताना कि ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन को हम इस तरह से लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक। चलिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक होता है 16। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है कितना हो जाएगा। तो 8 × 2 यानी 16। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 16। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है H2O यानी पानी अणु का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना, पानी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए तो पानी का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। इसमें हम लिखेंगे H × 2 धन O × 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 × 2 धन ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 × 1। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2 धन 16। तो 16 और 2 कितना होगा 18। तो कितना होता है दोस्तों इसका जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18। तो इसका उत्तर नंबर बी यानी बा सही है 18। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को क्या कहते हैं। तो द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है उसको क्या कहते हैं। तो जो सबसे छोटा से छोटा कण होता है उसे क्या बोलते हैं परमाणु। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है परमाणु। अगला क्वेश्चन हमारा C2H2 का मोलर द्रव्यमान होगा। तो हमें C2H2 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए तो C2 और H2 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। C2 और H2 का तो C × 2 धन H × 2। तो C का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है 12 × 2 धन H का 1 × 2। इस तरह से हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24 धन 2 बराबर होगा हमारा 26। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 26। चलिए इसको विकल्प से चेक करते कौन सा विकल्प हमारा सही है। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा आ 26G 26 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए तो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पहला है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, खाली स्थान होता है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान लिखना है। तो दोस्तों हम परमाणु यानी परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का 6, परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 12। चलिए अगला क्वेश्चन है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान खाली स्थान होता है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। कितना होता है 35.5 लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। दोस्तों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लेते हैं चूना। क्या लेंगे दोस्तों चूना। चूना में क्या मिला देंगे हम पानी। इससे हमारा बन जाएगा बुझा चूना CaOH कोष्टक में और 2। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं बुझा चूना। इसका प्रयोग हम पुताई के लिए करते हैं। चलिए तो इसका ऑप्शन इसमें भर देते हैं। इसमें क्या भरना है हमें बुझा
चूना यानी तो इसमें भर देंगे हम CaOH और 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सल्फाइड का संकेत खालिस्तान होता है। तो सल्फाइड का क्या करना है, संकेत लिखना है। तो सल्फाइड का संकेत होता है S2। क्या होता है इसका, S2 सल्फाइड का संकेत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड का संकेत लिखिए। अब लिखना है हमें सल्फाइड का संकेत लिखना है। तो चलिए दोस्तों, सल्फाइड का संकेत होता है SO3 पावर -2। ये होता है हमारा सल्फाइड का संकेत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है, किसी तत्व के संयोजन क्षमता उस तत्व की खालिस्तान कहलाती है। तो जो संयोजन क्षमता होती है किसी तत्व की, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें हम भर देंगे संयोजकता। जो संयोजन क्षमता होती है उसे कहते हैं हम संयोजकता। क्या भर देंगे, संयोजकता। चलिए अगला है, सोडियम का प्रतीक लिखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम का प्रतीक लिखिए। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, प्रतीक यानी संकेत। तो सोडियम का संकेत होता है Na, सोडियम। इसमें भर देंगे Na। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात खालिस्तान होता है। तो जल में क्या बताना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात बताना है। तो जल में कितना होता है, H2O। तो 2:1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, CaCO3 का यौगिक का नाम बताना है। खालिस्तान नाम है। तो CaCO3 का नाम है, तो इसमें CaCO3 का नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है। तो हमें बताना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र खालिस्तान होता है। तो चलिए इसका सूत्र लिखते हैं। तो इसका सूत्र है AlCl3। ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या खालिस्तान होती है। तो पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या बताना है। तो ये संख्या होती है 6.22 गुणे 10⁻23। 6.22 गुणे 10⁻23। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा कि सही जोड़ियां मिलाइए। क्या करना है, सही जोड़ी मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो इसका हमें कॉलम A से कॉलम B को मैच करना है। तो पहला हमारा नमक। तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। नमक का होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसका pH मान 7 होता है। ये उदासीन विलयन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण का लिखना हमें संकेत। स्वर्ण का होता है AU, यानी गोल्ड। स्वर्ण का होता है AU यानी गोल्ड बोलते इसको। चलिए अगला है आयरन। तो आयरन का
संकेत क्या होता है, Fe। तो आयरन का संकेत होता है Fe। चलिए, तो आयरन का हम मिलाएंगे किसमें, Fe में मिलाएंगे, Fe। अगला देखते हैं कार्बन। तो कार्बन का मिलाएंगे हम किसमें, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। तो कार्बन की मिलाएंगे हम किसमें, 12 में। कोबाल्ट, कोबाल्ट का संकेत, चलिए इसके पहले दिया गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मिलाएंगे कैसे, हाइड्रोजन हमारा द्विपरमाणुक, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का संकेत होता है CO, सामने सही है। एवोगैड्रो स्थिरांक, एवोगैड्रो संख्या का स्थिरांक 6.022 गुणा 10⁻23। चलिए अगला मिलाना में एल्यूमिनियम आयन। तो एल्यूमिनियम आयन की मिलाएंगे हम Al 3 बार प्लस प्लस प्लस। चलिए अगला है हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु की मिलाएंगे हम हाइड्रोजन परमाणु को मिलाएंगे 1 AU। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1 AU। अगला हमारा हीलियम। इस हीलियम को मिलाएंगे हम किसमें, ये होता है हमारा एक परमाणु। हीलियम की मिलाएंगे यहाँ पर एक परमाणु में। चलिए इस तरह से हम मैचिंग सही कर लेंगे। चलिए हमारा इसमें 11वां क्वेश्चन था, जिसमें लिखना था हमें ग्यारहवें क्वेश्चन की पदार्थ के एक मोल कणों की संख्या। तो पदार्थ के एक मोल कणों की संख्या थी हमारी 6.022 गुणे 10⁻23। इस तरह से हमारा सही था, इसमें 0 नहीं लिख पाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला चैप्टर है अध्याय 4 परमाणु की संरचना। अगले चैप्टर में का सारांश लेके आए हैं कि अध्याय 4 का परमाणु संरचना। चलिए तो इसमें है, पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसका पहला प्रश्न है, कैनाल रे की खोज किसने की थी। यानी जो कैनाल रे है, कैनाल किरण है, उसकी खोज किसने की थी। तो किसने की थी, इसका राइट आंसर है E. गोल्डस्टीन। इसने की थी E. गोल्डस्टीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 2, कैनाल रे होती हैं। तो कैनाल रे क्या होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये धन आवेशित होती हैं। कैसे दोस्तों धन आवेशित, आ नंबर का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है J.J. थॉमसन। किसने की थी, J.J. थॉमसन ने। तो गोल्डस्टीन ने किसकी की थी, प्रोटॉन की। और जो चैडविक थे, चैडविक ने की थी किसकी, न्यूट्रॉन की। चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, और गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण होते हैं। तो अल्फा कण कैसे होते हैं, हमें उनका आवेश बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा द्विआवेशित हीलियम। क्या इसका, द्विआवेशित हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का केंद्रक होता है। तो किसी परमाणु का केंद्रक होता है, वो कैसा होता है। तो ये होता है दोस्तों कैसा, धन आवेशित। परमाणु का केंद्रक होता है धन
आवेशित। इस तरह से एक कैसे रहेगा पॉजिटिव और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसका कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर करने का प्रयास खालिस्तान नामक वैज्ञानिक ने किया। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किसने किया? चलिए तो इसका राइट आंसर किसने किया था? बोर ने, बोर नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत करके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। अगला क्वेश्चन है, Mg की संयोजकता खालिस्तान होती है। तो Mg की संयोजकता कितनी होती है? तो Mg को होती है +2। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व का खालिस्तान होता है। तो किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या किसी तत्व की क्या कहलाती है? तो इसमें हम भरेंगे परमाणु क्रमांक। क्या भरेंगे इसमें? परमाणु क्रमांक भर देंगे। चलिए इसका परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या की योग को तत्व का खालिस्तान कहा जाता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग है उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें भर देंगे हम, क्या भरेंगे दोस्तों? इसमें परमाणु द्रव्यमान। चलिए तो इसमें भर देंगे परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला खालिस्तान है, हाइड्रोजन के समस्थानकों की संख्या खालिस्तान होती है। तो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं कौन कौन से होते हैं? 3। इसमें भर देंगे हम 3 भरेंगे। क्या भरेंगे दोस्तों? 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। चलिए अगला रिक्त स्थान है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण खालिस्तान होते हैं। तो समस्थानिक है उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान। इसमें भर देंगे समान। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के खालिस्तान समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2। इसमें भर देंगे हम, कितना भरेंगे? 2। चलिए अगला है कि वैज्ञानिक खालिस्तान ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे रहते हैं। तो कौन से वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे रहते हैं? तो किया था दोस्तों किसने? थॉमसन ने। यहाँ हम भर देंगे थॉमसन। किसने किया था ये? थॉमसन ने। चलिए अगला है, अल्फा कणों का विकिरण। अल्फा कणों का विकिरण प्रयोग द्वारा खालिस्तान की खोज संभव हुई। तो अल्फा कणों के द्वारा खालिस्तान की खोज संभव किससे हुई थी? अल्फा कणों की। तो अल्फा कणों की खोज यानी अल्फा कणों के द्वारा किसकी? नाभिक की खोज हुई थी। किसकी? नाभिक की। जब अल्फा कण निकाले थे तो नाभिक से टकरा करके पुनः उसी स्थिति में लौट आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान द्वारा की गई। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसमें भरेंगे हम चैडविक। किसको भरेंगे इसमें? इसमें भर देंगे चैडविक। चलिए अगला है, एक न्यूट्रॉन में खालिस्तान आवेश होता है। तो एक न्यूट्रॉन में कितना आवेश होता है? इसमें होता है 0, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है? अनावेश होता है, यानी आवेश उसमें होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक और प्रोटॉन होता है धनात्मक आवेश वाला। चलिए अगला हमारा, परमाणु का नाभिक खालिस्तान होता है। तो परमाणु का नाभिक खालिस्तान होता है। चलिए तो कैसा होता है? धनावेशित। इसमें भर देंगे हम, जो परमाणु का नाभिक है वो होता है धनावेशित, या हम धनात्मक भी लिख सकते हैं, धनावेशित। चलिए अगला,
अगला खाली स्थान है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर खाली स्थान मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कहते हैं नाभिक के चारों खाली स्थान जो मार्ग होता है उसमें चक्कर लगाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसमें हम भर देंगे गोलाकार। क्या भरेंगे, गोलाकार। या हम भर देंगे गोलाकार का इंग्लिश में भर देंगे ऑर्बिट। क्या भर देंगे हम, ऑर्बिट। चलिए अगला, तो अगला हमारा खाली स्थान इलेक्ट्रॉन पर खाली स्थान आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक। इसमें भर देंगे हम ऋणात्मक, या हम ऐसा भी लिख देंगे ऋणात्मक। चलिए अगला है घेंगा रोग के इलाज में खाली स्थान के समय स्थानकों का उपयोग किया जाता है। तो घेंगा होता है जिसे गाइटर कहते हैं, उसके निदान में कौन से समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो इसमें हम भर देंगे आयोडीन। किसका प्रयोग होता है, तो होता है इसमें आयोडीन नामक समस्थानिक का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला खाली स्थान है कि अष्टक नियम के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जो अष्टक का नियम है उसके अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इनके अनुसार बाह्यतम कोश में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए हमारा 7वां खाली स्थान, तो बनना हीलियम की संयोजकता। तो हीलियम की संयोजकता होती है 0, यहाँ भर देंगे हम 0। चलिए अगला खाली स्थान है कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या खाली स्थान होती है। तो कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या होती है 6, परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 12। चलिए अगला रिक्त स्थान सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम का हमें बताना कि सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 2, 8 और 1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो 8, 2, 10 और 1, 11। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा सही जोड़ी मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम आ से कॉलम बा यानी कॉलम का से कॉलम खा को मिलाना है। तो पहला है यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या है, इसका उपयोग होता है परमाणु भट्टी में। तो इसकी मिला देंगे हम दा से, एक ही दाग से, क्योंकि इसका परमाणु भट्टी में प्रयोग होता है। अगला है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या में प्रयोग होता है, किस चीज़ में प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। इसका लगाएंगे हम कैंसर के उपचार में। घेंगा रोग, तो घेंगा रोग में किसका प्रयोग लाते हैं, औषधि के निदान के रूप में। तो घेंगा में लाएंगे हम किसका, यानी किसकी कमी से हो जाता है, तो दोस्तों इसका लगाएंगे हम आयोडीन की कमी से हो जाता है। चलिए अगला है चौथा कैल्शियम और आर्गन। तो कैल्शियम और आर्गन क्या है, ये हमारे समभारिक, इसके लगाएंगे हम समभारिक में। और प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसलिए इनकी लगाएंगे हम किसमें, समस्थानिक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है सत्य और असत्य लिखिए। हमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो चलिए पहला हमारा क्लोरीन की परमाणु का द्रव्यमान संख्या 35.5 U होता है। तो क्लोरीन का पूछा दोस्तों, तो क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या। तो कैसे दोस्तों, हमारा सही है, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 ही होता है। अगला है थॉमसन ने न्यूटन की खोज की थी। तो दोस्तों पूछ रहा कि थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो कैसा है, ये हमारा असत्य है, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। चलिए अगला समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होती है। तो समस्थानिकों की क्या पूछ रहा है कि परमाणु संख्या समान होती है। तो दोस्तों ये सही है, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या समस्थानिक का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान
होती है। चलिए अगला है, एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या 13 होती है। तो एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो कैसा है हमारा? ये भी सत्य है। चलिए अगला है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। तो 8 8 16 2 18। तो ये भी कैसा है? सत्य है। चलिए अगला, हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है। तो अगला सत्य सत्य कि हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है। तो दोस्तों क्या है? ये गलत है। चलिए अगला, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। तो चलिए ये हमारा कैसा है? सत्य है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। चलिए अगला है, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होता। तो चलिए अब हम अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी जीव विज्ञान से, तो किसका पाठ है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी का पाठ से। चलिए इस पाठ के हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो हम बताना कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है। तो चलिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो ये है लाइसोसोम, क्योंकि शरीर की मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण करती है, साथ ही उनकी सफाई करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका के खोजकर्ता। तो हमें बताना कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, लिनेस ने वर्गीकरण की खोज की थी और स्वान ने कोशिका सिद्धांत बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कि पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो ये बताना कि पादप कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से। तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र निर्मित होते हैं। तो गुणसूत्र निर्मित होते हैं। तो चलिए इसका उत्तर है, किससे निर्मित होते गुणसूत्र? तो डीएनए से भी निर्मित होते और प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो इसका जो क्रियात्मक खंड होता है उसे कहते हैं हम जीन। क्या कहेंगे? जीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रकाय पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ? ये पाया जाता है जीवाणु में। किसमें? जीवाणु में केंद्रकाय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? तो क्रिस्टी पाई जाती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है क्रिस्टी। चलिए इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो केंद्रक के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो होती है 2। चलिए इसका केंद्रक के आधार पर कोशिका, इसका राइट आंसर हमारा कितने प्रकार की होती है? 2। एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो हमें एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताना है कि जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो बताइए किसका चित्र है? तो इस तरह से चित्र होता है किसका? अमीबा। तो इसका राइट आंसर है अमीबा एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये बाकी सभी बहुकोशिकीय हैं। चलिए अगला,
सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। यह कथन है। किसने कहा कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर है विर्चो। किसने कहा था? विर्चो ने कहा था कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है पौधों की पत्तियां पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें हरे रंग का वर्णक है। चलिए जो इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन हमारा कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैथिल ब्लू रंजक से रंगा जाता है। तो मैथिल ब्लू रंजक से रंगा जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर है केंद्रक को रंगा जाता है। चलिए अगला डीएनए का खंड कहलाता है। तो चलिए हम बताना कि डीएनए का खंड क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका राइट आंसर डीएनए का खंड कहलाता है गुणसूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान है जीवन की मूलभूत इकाई। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसमें भरेंगे हम कोशिका। कोशिका नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, क्योंकि इस प्रत्येक जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यानी कोशिका क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। चलिए अगला प्लास्टिड खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। चलिए अगला है जीव द्रव्य नाम खालिस्तान ने दिया। तो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? इसका उत्तर है इसमें भर देंगे हम हक्सले। क्या भरेंगे? हक्सले। हक्सले ने जीव द्रव्य का नाम दिया था। चलिए अगला है गोल्जी उपकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गोल्जी उपकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वैसे इसका तो आंसर इसी में लिखा है। इसी में लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? गोल्जी। तो इनका पूरा नाम है कैमिलो गोल्जी। इनका पूरा नाम है कैमिलो गोल्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा खालिस्तान समसूत्र विभाजन कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो समसूत्री विभाजन होता कौन से? कायिक कोशिका में। चलिए इसमें हम भरेंगे समसूत्री विभाजन में भरेंगे हम क्या भरेंगे? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का मतलब होता है दैहिक कोशिका। किन में होता है? दैहिक कोशिका में, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या नहीं आधी होती है। और जो लिंग गुणसूत्र उनमें होता है किसका? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। चलिए अगला है क्लोरोफिल में खालिस्तान पाया जाता है। बताना कि क्लोरोफिल में खालिस्तान पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो इसमें भर देंगे हम पत्तियों में। किसमें भरेंगे? पत्तियों में। चलिए अगला है 7वां कोशिका का मस्तक खालिस्तान को कहा जाता है। तो कोशिका का मस्तक किसे कहेंगे? इसमें भरेंगे हम केंद्रक। क्या भर देंगे यहाँ पर? केंद्रक। क्योंकि कोशिका का केंद्रक कोशिका की सभी प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। इसलिए कोशिका को मस्तिष्क का केंद्रक यानी कोशिका का मस्तिष्क क्या है? केंद्रक को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सही जोड़ियां मिलाइए। इसमें हमें सही जोड़ियां मिलाना है। कॉलम का की कॉलम खा से मैच करना है। चलिए तो सही जोड़ियां मैच करते हैं। तो पहला हमारा RER
तो RER क्या करेगा, ये करेगा प्रोटीन का निर्माण, इसमें भर देंगे RER का प्रोटीन का निर्माण। चलिए दूसरा SER, तो SER किसका, ये करता है वसा का संश्लेषण। चलिए अगला है गोल्जी काय, तो गोल्जी काय के लगाएंगे, क्या करेगा, ये करेगा लाइसोसोम का निर्माण। चलिए अगला प्लास्टिड, तो प्लास्टिड करेंगे प्रकाश संश्लेषण। अगला लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या, आत्महत्या की थैली। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए, तो क्या करना है, सत्य और असत्य। चलिए तो पहला इसमें आनुवांशिकी, पहला आनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है, तो आनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है। चलिए तो कैसा है हमारा, सही है, क्योंकि जो आनुवांशिकी है उसकी इकाई क्या है, गुणसूत्र ही तो है। चलिए अगला है एकल झिल्ली वाला अंग राइबोसोम है, तो एकक झिल्ली वाला अंग कौन सा है कोशिका का, वो है राइबोसोम, तो ये भी हमारा सत्य है। चलिए अगला है कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, तो कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो सही है, और इसमें लगा है क्या, नहीं, इसको भी हमें गौर करना है, तो ये कैसा है, ये हमारा फिर असत्य हुआ, क्योंकि कोशिका तो है ना जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। चलिए अगला, तो चलिए अगला है किशमिश को पानी में रखने पर विसरण के कारण फूल जाती है, तो किशमिश को किस में रखेंगे, पानी में रखेंगे तो विसरण के कारण फूल जाती है, तो ये कैसा है दोस्तों, ये असत्य है। कैसा, असत्य, क्यों, क्योंकि ये प्रासरण के कारण फूल जाती है, विसरण नहीं है, आयत परागम झिल्ली चाहिए। चाहिए अगला हमारा पांचवा, स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो स्टोमेटा क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, तो कैसा है, सही है। चलिए अगला है एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सही है, ये भी सही है, सत्य है। चलिए अगला है अंतःप्रदेयी जालिका दो प्रकार की होती है, तो ये भी कैसा है, ये भी सही है। चलिए तो अगला चैप्टर है अध्याय 6 ऊतक, इसमें हम करना टिश्यू, TIS, किससे ज्ञात करना है, टिश्यू से। चलिए तो इसका यानी सही विकल्प चुनकर लिखना है, इसी से शुरुआत हो रही, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है, तो ऐसा कौन सा ऊतक है जो पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि करता है, तो चलिए इसका राइट आंसर है कौन सा, अंतर्वृष्टि विभज्योतक, तो इस ऊतक का नाम है अंतर्वृष्टि विभज्योतक। शीर्षस्थ तो क्या करेगा, कलिकाओं को बढ़ाएगा, यानी शीर्ष को बढ़ाएगा, लंबाई को। पार्श्व होता है आजू बाजू, यानी शाखाओं को वृद्धि करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी जिन मांसपेशियों क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार गति कराते हैं, तो उन मांसपेशियों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम ऐच्छिक पेशी, दूसरा कंकाली पेशी, तीसरा रैखिक पेशी, तो ये सभी दोस्तों क्या है, सभी उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी यानी दा नंबर का सही है, उपरोक्त सभी है। चलिए अगला है कार्डियक पेशी पाई जाती है, तो कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हृदय, तो कार्डियक पेशी पाई जाती है हृदय में। ये भी अनैच्छिक पेशी की तरह कार्य करती है।
क्योंकि अनवरत बिना थके लगातार काम करते रहते। यदि ये काम नहीं करेंगे तो आपका तो हृदय गया तो आप भी गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंत्र का ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो हमें तंत्र का ऊतक की कार्यात्मक इकाई बताना है। तो तंत्र का कोशिका की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, यानी इसकी सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्डियक पेशी होती है। तो दोस्तों बताना कार्डियक पेशी होती है। तो कार्डियक पेशी कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा एक केंद्र की, कितनी होती है? एक केंद्र की पेशी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना में व कार्य में समान होता है, जैसे या हम कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं को समूह को बोला जाता है ऊतक। तो राइट आंसर ऊतक, क्योंकि कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का यानी शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऊतक। चलिए अगला है, कौन सा ऊतक पौधे के तनों की मोटाई में वृद्धि करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो कौन सा ऊतक है जो तने की मोटाई में वृद्धि करेगा? तो इसका राइट आंसर हमारा पार्श्व, क्या करेगा? पार्श्व होगा, वो करेगा तने की मोटाई में वृद्धि। और अंतःविष्ट करता कहाँ? तने की लंबाई। चलिए अगला, तने की अनुप्रस्थ काट लेने के पश्चात काट को कांच की स्लाइड पर रखते हैं। तो तने की जो अनुप्रस्थ काट है उसे काटने के पश्चात कांच की स्लाइड पर रखते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कहाँ? ग्लिसरीन के ऊपर, उसे रखते हैं हम ग्लिसरीन के ऊपर, ना जल के ऊपर, कवा स्लिप के ऊपर नहीं, तेल के ऊपर नहीं, तो किसमें? ग्लिसरीन के ऊपर रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जलीय पौधे जल में क्यों तैरते हैं? जलीय पौधे तो जल में क्यों तैरते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर है एरनकाइमा के कारण। किसके कारण? एरनकाइमा के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और श्वसन के लिए? तो श्वसन के लिए होते हैं ऑक्सीजन की, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला, तो अगला क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है पौधे में लचीलापन, खाली स्थान ऊतक के कारण होता है। तो पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसमें हम भर देंगे कॉलन काइमा, यहाँ भर देंगे हम कॉलन काइमा, क्या भर देंगे दोस्तों? इसमें कॉलन काइमा। चलिए अगला हमारा रिक्त स्थान, फेफड़ों की श्वसन नली में खाली स्थान पेशियां पाई जाती हैं। तो जो फेफड़ों की श्वसन नली होती है उसमें कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? तो इसमें हम भर देंगे अनैच्छिक। कौन सी? अनैच्छिक, क्योंकि ये अपने आप काम करते रहते हैं, हमारे मन के हिसाब से काम नहीं करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला रिक्त स्थान है, अनैच्छिक पेशियां को खाली स्थान पेशी कहा जाता है। तो अनैच्छिक पेशी को कौन सी पेशी कहा जाता है? तो चलिए इसमें हम भर देंगे, क्या कहेंगे इनको? इनको कहेंगे हम चिकनी पेशी। इसमें भर देंगे चिकनी पेशी। चलिए अगला है, एक्सन खाली स्थान ऊतक का भाग है। तो एक्सन क्या, किसका भाग है? कौन से ऊतक का भाग है? तो एक्सन होता है, इसमें भर देंगे हम, एक्सन वाले में भरेंगे तंत्रिका, तंत्र का ऊतक, यानी तंत्र का ऊतक का भाग होता है या कोशिका। चलिए अगला, आहार नली में खाली स्थान पेशियां पाई जाती हैं। तो हमें बताना कि आहार नली में खाली स्थान पेशियां पाई जाती हैं। तो चलिए इसमें भरेंगे हम
आहार नाल में कैसी पेशियां पाई जाती हैं? तो आहार नाल में क्या हमारे मन से थोड़ी भोजन पचता है, तो इसमें भर देंगे हम अनैच्छिक। कौन सी पेशियां होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। चलिए अगला है, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसमें हम भर देंगे रंध्र। क्या भरेंगे यहाँ भर देंगे हम रंध्र, या जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। चलिए अगला है 7वां, इसमें भरा था हमने रंध्र। चलिए 7वां का, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी है। तो शरीर की गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो इसमें भर देंगे हम पेशीय ऊतक। चलिए अगला है, अगला सही जोड़ियां मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए, कॉलम ए से कॉलम बी। चलिए तो सही जोड़ी मिलाते हैं। तो पहला हमारा फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है दोस्तों? तो फ्लोएम का काम होता है भोज्य पदार्थों का संवहन। ये क्या करता है? जो पत्तियों ने भोजन बनाया वो पौधे के विभिन्न भागों तक भेजने का कार्य करता है। तो जो आपने तना देखा होगा, तना, इसके भीतर की जो हार्ड लकड़ी रहती है उसे बोलते हैं जाइलम, और इसके बाहर एक पतली कवर रहती है, कॉटन कवर टाइप का, जिसे कहते हैं फ्लोएम। ये बाहर का फ्लोएम और अंदर का होता है जाइलम। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन को ले जाता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। और जाइलम क्या करता है? जो जड़ों से जल खींचता है, जल को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। चलिए अगला है बाह्य परत। तो बाह्य परत क्या होती है? इसे कहते हैं हम एपिडर्मिस। इसकी मिलाएंगे हम एपिडर्मिस से। चलिए अगला है जड़। तो जड़ क्या करती है? यह जड़ में क्या पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है, इसकी मिलाएंगे हम जड़ की मूल रोम से, क्योंकि जड़ में पाया जाता है मूल रोम। चलिए अगला है पर्णहरम। पर्णहरम को बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मिलाएंगे। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती में। चलिए अगला, नारियल का रेशा किससे बनता है? तो नारियल का रेशा बनता है, चलिए इसकी मिलाएंगे हम स्क्लेरेनकाइमा। तो नारियल की मिलाएंगे हम किससे? स्क्लेरेनकाइमा से बनता है। चलिए सरल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक की मिलाएंगे हम किससे? पैरेनकाइमा से। पैरेनकाइमा से मिला देंगे। चलिए अगला जटिल स्थायी ऊतक। तो जटिल स्थायी ऊतक की मिलाएंगे हम जाइलम से। जटिल स्थायी ऊतक क्या है? जाइलम। चलिए अगला संदेशों का वाहक। तो संदेशों का वाहक यानी सूचनाओं को कौन आदान प्रदान करता है? तो इसकी लगाएंगे हम किससे? सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा हमारा तंत्रिका ऊतक। इसके लगाएंगे हम किससे? तंत्रिका ऊतक से। चलिए अगला है रक्त। तो रक्त क्या है दोस्तों? तो रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त की मिलाएंगे तरल संयोजी ऊतक से। चलिए अगला उपास्थि। अगला है हमारा उपास्थि। तो उपास्थि क्या है? तो उपास्थि होता है संयोजी ऊतक। इसकी मिला देंगे हम संयोजी ऊतक से। चलिए इस तरह से आपकी मैचिंग पूरी हुई। आप इस तरह से मैच करेंगे। आपको जब भी आप परीक्षा में जोड़ियां वगैरह लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक साइड का पूरा लिखना है और दूसरी साइड का भी पूरा लिखना है, आमने सामने सही लिखना है। इस तरह से लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सत्य और असत्य लिखिए। तो हमें बताना सत्य और असत्य कौन कौन से हैं। तो पहला है हृदय पेशी अशाखित होती है। तो पहला क्या है? हृदय पेशी अशाखित होती है। तो कैसा दोस्तों? ये कैसा है? असत्य है। चलिए अगला हमारा
अस्थि और उपास्थि एक प्रकार का ऊतक है। तो अस्थि और उपास्थि क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों क्या है? ये हमारा सही है, ये ऊतक है। अगला तीसरा, पलकों का झपकना ऐच्छिक पेशी के कारण होता है। तो पलकों का झपकना क्या होता है? ऐच्छिक पेशी के कारण होता है। तो क्या हम अपने मन से थोड़ी ना पेशियां इनकी पलकों को झपकाते? तो कैसे दोस्तों? ये भी हमारा असत्य है। तो पलकों का झपकना होता है अनैच्छिक पेशी के कारण। चलिए अगला है, पाचन की क्रिया अनैच्छिक पेशी के कारण होती है। जो पाचन की क्रिया होती है वो अनैच्छिक पेशी के कारण होती है। तो कैसे दोस्तों? ये सत्य है, क्योंकि पाचन की क्रिया अपने आप होती है, इस पर हमारा बस नहीं होता है। तो ये हमारी कौन सी अनैच्छिक पेशी यानी सही है। चलिए अगला है, रक्त के द्वारा भोजन एक अंग से दूसरे अंग में चला जाता है, तक जाता है। तो रक्त के द्वारा भोजन क्या करता है? एक अंग से दूसरे अंग में चला जाता है। तो ये भी कैसा है दोस्तों? हमारा ये कैसा है? तो हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि भोजन नहीं जाता है, पहले उसका पाचन होगा, पाचन के बाद क्या होगा? स्वांगीकरण के द्वारा पूरी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। चलिए अगला है, स्क्लेरन कायम मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो स्क्लेरन कायम में क्या है? मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो कैसा दोस्तों? ये हमारा सत्य है, क्योंकि मृत कोशिकाओं से ही बनता है। अगला है, मरुस्थलीय पौधों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो जो मरुस्थलीय पौधों में धसे रंध्र होते हैं, तो ये भी कैसा है? सत्य है। तो मरुस्थलीय पौधों में धसे हुए रंध्र क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो मरुस्थलीय पौधों में किसकी कमी होती है? पानी की। किसकी कमी होती है दोस्तों? पानी की। तो पानी की कमी के को पूरा करने के लिए एक तो उनकी पत्तियां मोटी हो जाती है, तना मोटा हो जाए, जिससे पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। दूसरा, यदि उनके स्टोमेटा खुले रहेंगे तो पानी की बर्बादी ज़्यादा होगी, इसलिए पानी की बचत करने के लिए क्या करते हैं? वो स्टोमेटा को धंसा देते हैं और शुष्क कंडीशन में पाए जाते हैं, जिससे वो पानी की हानि को रोकते रहते हैं। अतः मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है? जो स्टोमेटा होते हैं वो धंसे एवं शुष्क प्रकार के होते हैं, जिससे पानी की हानि नहीं हो सकती है। चलिए दोस्तों, तो पौधों के संवहन ऊतक कितने होते हैं? संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है जल, यानी जल को खींचना। किसके द्वारा? इस जड़, जो जड़ जल को खींचेगी उसको पौधे तक पहुंचाना है। दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है भोजन। फ्लोएम क्या करता है? भोजन। भोजन कहाँ से? पत्ती ने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाया, वो पौधे की प्रत्येक कोशिका तक भोजन को पहुंचाना होता है। किसका काम? फ्लोएम का काम होता है। चलिए अगला है पेशियाँ। अगला क्या हमारा? पेशियाँ। तो पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों पेशियाँ होती हैं 3 प्रकार की। पहला होता है कौन सा हमारा? रेखित पेशी। दूसरा होता है अरेखित पेशी। तीसरा होता है हमारा हृदय पेशी। तो दोस्तों जो रेखित पेशी होती है, ये ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। रेखित पेशी को ही ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। जो क्या करता है? हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है, जैसे चलना, दौड़ना, घूमना या कहीं भी देखना। तो ये ऐच्छिक पेशी के कार्य होते हैं, या रेखित पेशी। दूसरी होती है हमारी अनैच्छिक पेशी या आरेखित पेशी। आरेखित पेशी को ही अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जिन क्रियाओं पर हमारे शरीर या मन का वश नहीं होता या हमारे अनुसार नहीं चलती, वो कहलाते हैं अनैच्छिक पेशी। जैसे सांस लेना, पलकों का झपकना, भूख लगना या पसीना आना। ये होता है कौन से? अनैच्छिक पेशी कार्य, जिन पर हमारे शरीर का बस या हमारा मन का बस नहीं होता है। तीसरी होती है कौन सी? हृदय पेशी। हृदय पेशी जो हृदय में पाई जाती है, पूरे शरीर में मात्र केवल हृदय में। तो हृदय में जो स्पंदन का कार्य होता है, धड़कन काम होता है, कौन करवाता है? हृदय पेशी करवाती है। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चलते रहते हैं निरंतर बिना थके हुए। इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति अपनी कोशिकाओं को स्वतः प्रेरित करता है कि तुम तो चलते रहो, जिससे व्यक्ति कभी भी डेथ भी
नहीं हो सकती थी। तो क्या है, हम अहदा पेशी भी एक अनैच्छिक पेशी का ही एक प्रकार है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना है। चलिए तो वीडियो को रखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।